नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर रूबी भूषण की लिखी हुई कहानी मैं नरेश शुक्ला की बेटी नहीं हो सकती। डॉक्टर रूबी भूषण करीब 2 दशक से शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं और कई साहित्यिक एवं सामाजिक संगठनों से भी संबद्ध हैं तथा समाज के पिछड़े वर्ग की लड़कियों एवं स्त्रियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्तुत्य प्रयास भी कर रही हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पापा को क्या हुआ है। इधर कई दिनों से पेट में दर्द बता रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं पेट में गैस बन रही है, टाइट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से पापा का खाना भी कम होता जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि 65 साल की उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। हल्का फुल्का पेट दर्द है, पुदीन हरा दे दो ठीक हो जाएगा। परंतु कहाँ, पापा का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। अब इनकी यूरिन भी रुक रुक कर होने लगी है। कमज़ोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैंने सोचा कि दिखा दूँ। कैसे ना लाती दिखाने। इलाज से हो सकता है पापा ठीक हो जाएं, मुझे गले से लगा लें। पापा को तो मैं माँ के गर्भ से ही देखती आ रही हूँ। बहुत कम बोलते थे, चेहरे पर कभी मुस्कुराहट तो देखी ही नहीं। माँ को भी हंसते नहीं देखा था। घर में एक मनहूसियत का सन्नाटा सा पसरा रहता था। जब कभी मौसी, बुआ या कोई रिश्तेदार आ जाते तो घर में कुछ रौनक आ जाती थी। मैं पूरी प्रसन्नता के साथ घर में इधर से उधर भाग भाग कर माँ का हाथ बटाया करती। बाकी घर वाले मुझको दूर ढकेल दिया करते थे। मन करता जैसे बुआ की बेटी चित्रा दी को सब गले से लगाकर प्यार करते हैं, कोई मुझे भी तो प्यार कर ले। लेकिन मेरे लिए कहाँ संभव था। मैं इस चीज़ को अब पूरी तरीके से समझने लगी थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। नरेश शुक्ला के साथ कौन है? पपिया भागती हुई अस्पताल के काउंटर पर गई। जी मैं नरेश शुक्ला के साथ हूँ, कहिए क्या बात है। इनके कुछ और टेस्ट होने बाकी हैं जो अब कल सुबह होंगे। कल सुबह खाली पेट ले आइएगा। पपिया ने कहा, सुबह जो दवा खाते हैं वो तो दी जाएगी ना? नहीं, कोई भी दवा नहीं दी जाएगी। आप ऐसा करें कि कल सुबह पेशेंट को ले आएं और साथ सारी पुरानी रिपोर्ट भी। इन्हें और कोई तकलीफ़ तो नहीं है। कुछ जांच दोबारा करनी है, तभी डायलिसिस होगी, क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन बहुत घट गया है और क्रेटिनिन टेस्ट की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है, इसलिए दोबारा टेस्ट किए जाएंगे। नहीं नहीं, और कोई तकलीफ़ नहीं है, पपिया ने कहा। पापा बिल्कुल ठीक हैं। पापा ने कितनी बार कहा था कि इस लड़की से कहो कि ये मुझे पापा ना कहा करे। मैं प्यार करता तो हूँ, कोई कमी भी नहीं करता हूँ, लेकिन पापा मत कहलवाओ। मुझे पापा शब्द अच्छा नहीं लगता। बचपन से कई बार वो यही वाक्य सुन चुकी थी। तू उसे कुछ और कहकर क्यों नहीं पुकारती? क्यों पापा पापा कहती रहती है? कह दे उसे बाबू या कुछ और कह दे। ये पापा पापा की रट क्यों लगाती है? तू तो जानती है कि उसे तेरे मुंह से पापा शब्द अच्छा नहीं लगता। दादी गरियाती रहती थी। पपिया जी, आप इन्हें सुबह ले आइएगा। नरेश शुक्ला ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे पीछे सिर झुकाए धीमे धीमे चलने लगे। घर पहुंचते ही पपिया ने पहले हाथ पैर धोए और पापा का हाथ धुलाकर उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। हॉस्पिटल से आने के बाद वो बेसुध हो जाते थे, बहुत कमज़ोर लगने लगे थे। माँ तो है नहीं कि चाय बनाकर ले आती। अब घर में बस पपिया और नरेश शुक्ला 2 ही लोग रह गए थे। दादा दादी पहले गुजर गए थे। चाय। पापा के चेहरे पर कोई भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने आंखों की भाषा से कहा, स्टूल पर रख दो। पपिया ने चाय और बिस्किट रख दिया और जाकर किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। खाना क्या बनाना था? पापा के पेट में तो पहले से ही दर्द था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना मूंग की दाल की पतली सी खिचड़ी ही बना लूं। आप अंदर चलकर लेटेंगे क्या? नरेश शुक्ला को कुर्सी से उठने में थोड़ी सी तकलीफ हुई। दौड़कर पपिया ने उनका कंधा पकड़कर उन्हें उठाया और भीतर कमरे तक ले गई। पपिया किचन में आ गई और उसने एक कढ़ाई में जरा सी घी, 2 लवंग डालकर जीरा और हींग का उसमें तड़का लगाकर मूंग दाल चावल की खिचड़ी छौंक दी। तड़के की सुगंध सारे घर में फैल गई। उसने ऊपर डब्बे से नींबू का अचार निकाला। मौसी कभी भी आती तो अचार जरूर ले आती है। माँ के देहांत के बाद तो सबका आना जाना भी कम हो गया था। मौसी की उम्र हो चली थी और वो भी अपने घुटने के दर्द से परेशान रहती थी। लेकिन जब भी आती, पपिया के सर पर ठीक माँ की तरह
हाथ जरूर फेरती और कहती, बेटा तू बड़ी अच्छी है, जिया जी का ध्यान रखना। सुबह होते ही पपिया अपने पापा को लेकर अस्पताल पहुंची। जांच की प्रक्रिया चालू हो गई। यदि कोई बीमारी हो जाए तो उसके पूर्व इतने टेस्ट होते हैं कि व्यक्ति पहले से ही हतोत्साहित हो जाता है। व्यक्ति और उसके परिवार वालों की हृदय की धड़कन बढ़ जाती है कि रिपोर्ट में क्या आएगा। पापा को टेस्ट के लिए अंदर कमरे में ले जाया गया था। पपिया बाहर बैठी इंतज़ार कर रही थी। शून्य में निहारती पपिया को याद हुआ कि एक दिन दादी ने चित्रा दीदी के लिए नए कपड़े सिलवाए थे। दादी के पास जाकर वो हल्ला करने लगी थी, दादी मुझे भी ऐसी ही फ्रॉक सिलवा दो ना, लाल काली झालर वाली, जैसी तुमने चित्रा दीदी के लिए बनवाई है। तेरे लिए और नई फ्रॉक? इतनी फ्रॉकें तो पड़ी हैं, उसे क्यों नहीं पहनती? फिर चित्रा की भी तो छोटी हो रही फ्रॉक तेरी ही हो जाएंगी, थोड़े दिनों के बाद पहनना। इस बार पपिया ने भी ठान लिया था कि वो नई फ्रॉक पहनकर ही दम लेगी। दिन भर रोती रही। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो उनकी टांगों में लिपट गई और बोली, पापा मुझे नई फ्रॉक चाहिए, मुझे नई फ्रॉक चाहिए, बिल्कुल चित्रा दीदी की तरह मुझे नई फ्रॉक चाहिए। मिस्टर शुक्ला बोले तो कुछ नहीं। उन्होंने पपिया की माँ को आवाज़ देते हुए कहा, क्यों नहीं ले जाती हो इस सिरदर्द को? मैं थका हारा ऑफिस से आया हूँ, इस लड़की ने रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। उसे याद है उस दिन उसकी माँ ने कमरे में ले जाकर बहुत डांटा था, 3-4 थप्पड़ भी लगा दिए थे। मनहूस कहीं की, तू ऐसा काम क्यों करती है जिससे सबको कष्ट पहुँचे? कहाँ से तू मेरी किस्मत में आ गई है? माँ जो मुझे पुचकारती थी, आज क्या गलती की थी जो मुझे मारा? इस नफ़रत की एक वजह थी। एक रात नरेश शुक्ला और उषा एक शादी अटेंड करने के लिए अपने घर से स्कूटर से निकले थे। शादी में जमकर माँ और पापा ने क्या खूब बॉल डांस किया था। पत्नी की पतली कमर में हाथ डाले नरेश उषा को एकटक निहारते जा रहे थे। नृत्य करते करते नरेश कभी अपना माथा पत्नी के माथे से सटा देते तो कभी अपना गाल उनके गालों से। दोनों की सुंदर जोड़ी महिलाओं में ईर्ष्या का विषय थी। देखो नरेश शुक्ला अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं। एक मेरे हैं जो कभी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। कितने रंग गए हैं दोनों एक रंग में। विवाह के 7 साल हो गए हैं। ईश्वर इनको एक बच्चा दे देता तो कितना अच्छा होता। दोनों की जोड़ी पूरे समाज में एक आदर्श जोड़ी मानी जाती थी। ऐसा लगता दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों ने खाना खाया और आकर स्कूटर पर बैठकर वापस चल दिए। रात के 12 बज रहे थे। इस गली की तरफ से क्यों चल रहे हो नरेश? ये सुनसान गली है। अरे देख रही हो एक बज चुका है, माँ कब तक इंतज़ार करेगी? घबरा रही होंगी। चलो इस शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है, ये गली अंधेरी रहती है। परंतु नरेश ने एक न सुनी और अपना स्कूटर सकरी गली की ओर मोड़ दिया ताकि वह जल्दी घर पहुंच सकें। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि 4-5 लोगों ने उन्हें घेर लिया। धक्का देकर नरेश को स्कूटर से गिरा दिया। एक ने टॉर्च की रोशनी माँ के चेहरे पर मारी और एक ने नरेश को कसकर पकड़ लिया। मेरे पास कुछ नहीं है, ये कुछ पैसे हैं, वो ले लो। फिर अपनी पत्नी से बोले, तुमने जो भी ज्वेलरी पहन रखी है उतार के दे दो। नरेश चिल्ला रहे थे। उषा ने अपनी ज्वेलरी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। तभी उनमें से एक बोला, अरे ये तो नकली है, इसमें से कुछ भी असली नहीं है, मार साले को, झूठ बोलता है। उषा बोली, छोड़ दो इनको, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। लेकिन वहाँ कहाँ कोई सुनने वाला था, सब पर हैवानियत सवार थी। तीसरा बोला, अरे ज्वेलरी नहीं है तो क्या, ये खुद में पूरा एक माल है, इसका चेहरा तो देख, ये किसी सोने से कम थोड़े ही है। इतना कहकर एक ने नरेश शुक्ला के पेट पर कसकर घूंसा मारा और ताबड़तोड़ पैर और हाथ पर लात घूंसों की वर्षा करने लगे। नरेश बेसुध होकर गिर गए। उषा जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन लोगों के कानों में जूं न रेंगी। एक एक करके चारों उषा को बर्बाद करते चले गए। एक उठता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उषा चीखती रही पर उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। रात के 3 बजे तक ये तांडव चलता रहा। भोर होने को आई तो डर से सब भाग गए। किसी तरह से उठकर उषा और नरेश दोनों घर आए। घर के दरवाजे पर दादी खड़ी थी। बेचैन परेशान सी दादी ने जब इस हालत में माँ और नरेश को देखा तो बिलख पड़ी कि क्या हुआ। उन दोनों ने स्पष्ट तौर से दादी को कुछ नहीं बताया, पर दादी की अनुभवी आंखों ने सब कुछ समझ लिया। वो समझ गई थी कि उषा किस वेदना से पीड़ित है। उन्होंने दोनों को अंदर कमरे में ले जाकर बैठाया और चाय ला कर दी। उसके बाद घर में जैसे गम का माहौल छा गया। पुलिस को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया गया
क्योंकि उनके परिवार की बदनामी होती और नाम मीडिया तक उछलता। उषा और नरेश शुक्ला की बातें आपस में होना बंद ही हो गई थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस घटना को हुए महीने बीत गए। उषा बोली, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। क्यों? बस ऐसे ही दिखाना है। दिखा कर क्या करोगी? बुखार तो है नहीं? नहीं, मुझे लेडी डॉक्टर को दिखाना है। दादी के चेहरे पर खुशी छा गई। 7 सालों से जो खुशी उषा नहीं दे पाई थी, लगता है कि खुशी उनके दरवाजे पर आ गई। परंतु अगले ही क्षण को चमक न जाने कहाँ खो गई। घर में एक सन्नाटा सा था। कहीं ये उस रात का परिणाम तो नहीं था? इस घटना के बारे में पुष्पा मौसी ने पपिया को तब बतलाया जब वे माँ की मृत्यु में आई थी। मौसी ने बतलाया, उषा और नरेश दोनों में बात तो लगभग खत्म हो गई थी। होती बस एक रस्म अदायगी होती थी दोनों में। खाना खाओगे? नहीं, भूख नहीं है। जल्दी आना। नहीं आ सकता। इस तरीके के छोटे छोटे वाक्य एक दूसरे से बोले जाने लगे थे। अब मजबूरी थी तो नरेश अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि इनका अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है। क्यों? अल्ट्रासाउंड की क्या ज़रूरत है? आप नहीं समझ रहे हैं मिस्टर शुक्ला, आपके लिए खुशी की खबर है। आप जिस खबर का इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उषा जी आपके घर में खिलौना लाने वाली हैं। डॉक्टर ने एक ठहाका लगाते हुए कहा कि मिठाई तो खिलानी ही पड़ेगी। आप लोगों को इतने दिनों से देख रही हूँ, इलाज कर रही हूँ, कहकर डॉक्टर ने उषा को अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। अल्ट्रासाउंड हो जाने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि उषा के पेट में 4 महीने का गर्भ है। नरेश शुक्ला बाहर चले गए। माँ डॉक्टर के पैरों में गिर कर गिड़गिड़ा रही थी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर प्लीज़ अबॉर्शन कर दीजिए। कैसी बात कर रही हैं आप उषा जी? जिस घटना का आप दोनों को इतने दिनों से इंतज़ार था, आज जब वो पूरी हो रही है तो आप कह रही हैं कि अबॉर्शन कर दो। ये क्या बचपना है? ये क्या नादानी है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं गर्व से देख रही थी, सुन रही थी माँ का वो कातर क्रंदन। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। डॉक्टर ने नरेश शुक्ला को बुलाकर पूछा, उषा जी कैसी बात कर रही हैं? कह रही हैं कि मेरा अबॉर्शन कर दो? ठीक ही तो कह रही हैं डॉक्टर, कर दीजिए। हम दोनों को नहीं चाहिए बच्चा। डॉक्टर आश्चर्यचकित थी कि जो दंपति इतने दिनों से बच्चे की लालसा के लिए इलाज करा रहे हैं, अचानक जब ये खुशी मिली है तो वो दोनों क्यों नहीं चाह रहे हैं कि इनका बच्चा धरती पर आए। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने दूसरे दिन आने को कहा, अभी रात भर आप लोग सोच लीजिए और कल आकर मुझे बताइए। दूसरे दिन सुबह माँ और नरेश शुक्ला दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने पूछा, क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, दोनों एक स्वर में बोले। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लेकिन आप दोनों इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, क्या 4 महीना पूरा हो जाने के बाद अबॉर्शन करना उचित होगा? मैं नहीं कर सकती। उषा जी का अबॉर्शन करने का मतलब है कि बच्चे के साथ साथ उनको भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। बस इसी तरह मैं आ गई अनचाही संतान कोख में। दादी जो अक्सर माँ से बतिया लेती थीं, सर सहलाकर कुछ खिला देती थीं, पास बैठकर उनके दुख को दूर करने की कोशिश करती थीं। मेरे पेट में आते ही उन्होंने माँ से बातचीत करनी बंद कर दी। पापा भी कुछ नहीं बोलते, बस एक हिमाकत की दृष्टि से माँ को देखते रहते। माँ चुपचाप आंसू बहाती रहती, अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के मारती, कभी चिल्लाती, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, नहीं चाहिए, किसी कीमत पर भी मुझे ये नहीं चाहिए। आखिर वो दिन आ गया। मैं माँ की कोख से रिहा होकर बाहर आ गई। रिहाई तो हुई थी जिसे रात दिन पेट के अंदर भूखा रखा जाता था। नित्य न जाने कितने घूसे पेट पर खाने पड़ते थे। कम से कम उससे तो छुट्टी मिल गई। मुझे याद है जब मैं घर लाई गई तो किसी ने मुझे गोद में नहीं उठाया, बल्कि सबने देखकर मुंह फेर लिया। माँ मुझे अंदर कमरे में लेकर चली गई। कहते हैं बच्चे के जन्म के 6ठे दिन जब पूजा की जाती है तो उस दिन ईश्वर उस बच्चे की किस्मत लिखते हैं, परंतु मेरी 6ठी की पूजा भी ना की गई। पूजन की बात तो दूर, माँ को किसी ने पेट भर खाना भी नहीं खिलाया। मैं धीरे धीरे बढ़ती चली गई और समझने लगी कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है। माँ को छोड़कर कभी किसी ने गले नहीं लगाया था। फिर भी मैं सबको खुश करने में लगी रहती, खासकर पापा को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी उनकी गोद में जाने की कोशिश करती तो सिर्फ झिड़कियाँ मिलती। जब माँ और पापा के बीच में इतनी दूरी थी कि मैं भला किस खेत की मूली थी। दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। घर में रह गए थे मैं, माँ और नरेश शुक्ला। मैंने पापा और नरेश शुक्ला
कभी उन्हें किसी एक नाम से पुकारा था। जब संस्कार हावी होता या कोई बाहरी आता तो पापा का संबोधन निकलता, वरना नरेश शुक्ला ही बोलती। इस बीच माँ का स्वास्थ्य लगातार खराब रहने लगा। उन्हें बुखार और खांसी ने जकड़ लिया था। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो नरेश शुक्ला उन्हें दिखाने ले गए। यहाँ पता चला उनके पूरे फेफड़े को इन्फेक्शन ने जकड़ लिया है। उनके लिए दवा लाकर रख दी गई। ना ही कभी माँ दवा खाती, ना नरेश शुक्ला कहते कि उषा दवा खा लो। दवा का ढेर टेबल पर बढ़ता गया और माँ घुट घुट कर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैंने सोचा कि मैं अपने अंदर दादी और माँ की पूरी छवि उतार लूँ और नरेश शुक्ला की प्यारी बेटी बन जाऊँ। अस्पताल में मैं नरेश शुक्ला के साथ उनका इलाज कराने में पूरी तन्मयता से जुट गई। तीसरे दिन रिपोर्ट आने वाली थी, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती कि नरेश शुक्ला की एक किडनी खराब हो चुकी है या दोनों पर इसका प्रभाव पड़ा है। घर आकर पापा को लिटाया। अचानक उसे याद आया कि उसकी सखी नम्रता के चाचा भी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। उसने नम्रता को फ़ोन लगाया। हेलो नम्रता, कैसी है रे तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? अरे मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। पापा को यहाँ के अपोलो हॉस्पिटल में कह दिया है कि उनकी किडनी फेल हो गई है। तू तो जानती है कि मेरा कोई नहीं है जिससे मैं राय लूँ। तू ऐसा कर, चाचा जी से दिखवा देना। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। पागल है, कैसी बात करती हो? तेरे पिता मेरे भी तो कुछ लगते हैं। मैं चाचा जी से बात करके तुझे बतलाती हूँ। बड़ी बेचैनी से पपिया के एक एक पल गुजर रहे थे। करीब 2 घंटे बाद नम्रता का फ़ोन आता है। वो भागकर मोबाइल उठाती है। हाँ नम्रता, चाचा जी ने क्या कहा? पपिया तू ऐसा कर, कल दिन में 11 बजे उनके क्लिनिक पर चली जाना। वो तुझे सजेस्ट कर देंगे कि क्या ठीक है। थैंक यू नम्रता। डॉक्टर गौतम सेठ नेफ्रोलॉजिस्ट विश्व के ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, जिनके यहाँ नंबर लगाने में महीनों लग जाते हैं। नम्रता के कारण एक काम सहज हो गया। ईश्वर ने नम्रता को सहायता करने के लिए भेज दिया था। दूसरे दिन पपिया आधा घंटे पहले ही डॉक्टर गौतम सेठ के क्लिनिक पर पहुंच गई। निर्धारित समय पर उसका नाम बुलाया गया। वो डॉक्टर के चैम्बर में घुसी। उन्होंने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, तुम पपिया शुक्ला हो ना, नम्रता की दोस्त? बैठो बैठो, परेशान ना हो। मेरे लिए जैसी नम्रता वैसी तुम। क्या परेशानी है? जी डॉक्टर साहब, पिछले 2-3 महीनों से पापा की तबीयत लगातार ख़राब चल रही है। मैंने इन्हें अपोलो में दिखलाया है। ये सब पापा की रिपोर्ट्स हैं। नरेश शुक्ला चुपचाप बैठे थे। डॉक्टर सेठ चश्मा नाक पर चढ़ाए सारी रिपोर्ट्स देखने लगे। कुछ समय देखने के उपरांत उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखकर लग रहा है कि इनकी किडनी खराब हो चुकी है। डायलिसिस की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी। ऐसा करो कि 2 या 3 टेस्ट और करवाने होंगे। बेहतर होगा कि एक डोनर खोज कर रखो। अगर किडनी को हम बचा पाए तो बचाएंगे, वरना किसी और की किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल तो होगा ना? डॉक्टर, क्या मैं अपनी किडनी पापा को दे सकती हूँ? पपिया और नरेश शुक्ला का उतरा हुआ चेहरा देखकर डॉक्टर सेठ ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आजकल ऐसे ऑपरेशन बहुत आम हो गए हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं मिस्टर नरेश शुक्ला, जो आपको बहुत ही केयरिंग बेटी मिली है। अगर तुम्हारी किडनी मैच हो जाती है तो इससे बढ़कर और क्या होगा, लेकिन तुम्हारे भी कुछ टेस्ट होंगे। नरेश शुक्ला ने पहली बार आंख उठाकर पपिया को देखा। अब पपिया की भी जांच होने लगी। दूसरे दिन रिपोर्ट लेने पपिया हॉस्पिटल गई। काउंटर से रिपोर्ट लेने के बाद उनको बड़े ध्यान से देखने लगी। उसने अपना और नरेश शुक्ला का डीएनए टेस्ट भी अपने मन से करवा लिया था। उसके हाथ में सबसे ऊपर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी। डीएनए टेस्ट मैच हो चुका था। वो नरेश शुक्ला की ही बेटी थी। वो भागती हुई पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में गई और बोली, आप ठीक से तो टेस्ट करते हैं ना? कोई गलती तो नहीं हुई है? ये मेरी रिपोर्ट नहीं हो सकती है। मैं नरेश शुक्ला की बेटी नहीं हो सकती हूँ। वो लैब इंचार्ज के पैर पर ठीक उसी तरह गिरकर गिड़गिड़ा रही थी कि वो नरेश शुक्ला की बेटी नहीं हो सकती है, जैसे उसकी माँ उस रात चिल्ला रही थी, डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मेरा अबॉर्शन कर दो डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं तो उस रात की एक ऐसी गलती थी जिस रात ना तो माँ ने और ना मैंने कोई गलती की, पर उस रात के हुए दुष्कर्म के खामियाजे का सलीब हम दोनों माँ बेटी अपने कंधों पर उठाए सारी जिंदगी ढोती रहीं। मेरा नाम भी पपिया रखा गया, शायद पाप का फल थी इसलिए। एक संभ्रांत परिवार के लोग ये नहीं समझ सके कि बलात्कार में उषा माँ की कोई गलती नहीं थी।
सारी ज़िंदगी उसको और उसकी माँ को अदृश्य रूप से एक ऐसी सज़ा के लिए प्रताड़ित किया गया जो उन्होंने की ही नहीं थी। इस रिपोर्ट को मैं कैसे सही मान लूँ कि मैं नरेश शुक्ला की पुत्री हूँ? मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, शरीर का लहू जम सा गया था, माथे पर पसीना आ गया था। पपिया रोना चाह रही थी, लेकिन रुलाई भी नहीं फूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन माँ का बलात्कार नहीं हुआ, बल्कि बलात्कार तो आज हुआ है पपिया की भावनाओं के साथ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रूबी भूषण जी की लिखी हुई एक मार्मिक और करुण कहानी, मैं नरेश शुक्ला की बेटी नहीं हो सकती। आशा है कहानी ने आपके हृदय को भी झकझोरा होगा। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा। आपसे अनुरोध है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।